सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदी का दोस्तों हम लोग 2017 का और 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है दोस्तों वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली, चूँकि दोस्तों आपके यहाँ पर 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो इस वीडियो में होने वाले हैं। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख के चला करें, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख के चला करें। ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हर एक वीडियो में बताता भी हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो ये चीज़ को। लेकिन हाँ, पेपर हो जाएगा उसके बाद आप लोग इसको ध्यान दोगे कि हाँ किसी ने कहा था कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर देख के चला करें, तो प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन जो है वो दोस्तों बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हर एक वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ ये चीज़ कि भाई प्रीवियस ईयर जरूर देख के चला करें। अभी आपको पता है यहाँ पर 2016 का मैंने कराया है, 2016 का कराया है, एक 2013 बैच का कराया था जो कि 2017 में पेपर हुआ था। ठीक है ना, 2013 बैच का 2017 में पेपर हुआ था। अभी हो सकता है कल के ही दिन वो वीडियो आया था शाम को 6 बजे, उसको 2 बजे आना था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बिजी हो जाने के कारण वो वीडियो मैं नहीं लगा पाया। ठीक है, तो इस वजह से वो शाम को वीडियो आ गई थी, 6 बजे मैंने लगाया था। वीडियो अगर नहीं देखा तो रिसेंटली जाइए चैनल पे, देखिए वीडियोज़ वाले ऑप्शन पे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम लोग 2017 का षष्टम प्रश्न पत्र जो आपका होता है, इसकी बेसिक जानकारी आपको पता ही होता है कि जो आपका पूर्णांक होता है 25 नंबर का होता है, 12 नंबर लाने होते हैं इसमें, और समय जो होता है वो 1 घंटे का होता है। षष्टम प्रश्न पत्र हिंदी का जो होता है आपका चतुर्थ सेमेस्टर 2017 का प्रीवियस है पेपर। यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए गए, नोट दिए गए, हर एक वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं अपना, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग डालने के बाद आप लोग जैसे डालिएगा उत्तर नंबर 1 ऐसे डालिएगा, और उत्तर नंबर 1 जैसे साकेत के रचनाकार कौन, ठीक है ना, साकेत के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जैसे हैं, मान लीजिए इसमें कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, तो आपके यहाँ पर क्या करना है, ऐसे सी डाल के और क्या करना है, मैथिली शरण गुप्त लिख देना है, मैथिली शरण गुप्त लिख देना ऐसे, बस आपको उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, उत्तर नंबर 2 डालना है, उत्तर नंबर 2 डालना ऐसे। मतलब हर एक ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक ऑप्शन लिखने के बाद अब वहाँ पर सही वाले ऑप्शन पे ऐसे टिक मारे, जैसे होता नहीं था क्लास 8 वगैरह में हम लोग करते थे ऐसा ही। तो यहाँ पर आप लोग टिक मारें, उसके बाद या फिर आप पूरा क्वेश्चन लिखे कि हाँ भाई साकेत के रचनाकार कौन है, तो उसके बाद आंसर लिखे कि मैथिली शरण गुप्त। इससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला इससे कुछ नहीं दोस्तों, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर मैथिली शरण गुप्त ऐसे ही लिख दोगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप पूरा कहानी लिखने के बाद कि हाँ साकेत के रचनाकार कौन है, ऑप्शन चारों लिखेंगे, उसके बाद सही ऑप्शन कौन सा वो लिखेंगे, तब भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन मोस्टली जो सही लिखने का तरीका वो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल के और आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगवती चरण वर्मा की रचना है। देखिए एक वीडियो में अभी आपको दूंगा, हिंदी की, जो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रचनाएं होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट कवि हैं उनकी रचनाएं जो हैं, कौन कौन सी रचनाएं उनकी हैं जो पूछी जाती हैं बेसिकली, उनके ऊपर स्पेशली वीडियो होगा, तो उससे बाहर नहीं जाने वाला है। वो वीडियो तैयार रहेगा, आप लोग वो वीडियो आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की रचना जो है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी चित्रलेखा हो जाएगी। भगवती चरण वर्मा की जो क्या बोलते हैं रचना हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो चित्रलेखा हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रश्न की, 3rd नंबर क्वेश्चन की, कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, या फिर सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। दोस्तों जल्दी से आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी हैं सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। ओके, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, सभी साथी बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी साथी हमारे यहाँ पर दे रहे हैं 3rd नंबर का क्या हो जाएगा सर, सुमित्रानंदन पंत, जितने भी साथी दे रहे हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सर सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 4th नंबर की, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा या मागधी भाषा। तो दोस्तों 4th नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है रामचरितमानस जो है वो आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है ना,
अवधी भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस? ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा ये कहता है कि जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? यानी जो हर समय दूसरों की ही बुराई देखता हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की सिर्फ बुराई देखता हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? आलोचक होगा, सर्वनिंदक होगा, परनिंदक होगा, या छिंद्रान्वेषी होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन ये। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, छिंद्रावेशी हो जाएगा, छिंद्रान्वेषी हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। जो हर समय क्या करता है? दूसरों की बुराई को देखता है, दूसरों की बुराई को देखता है। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों अतिलघुत्री का शिशन। अतिलघुत्री जो कि आपका ये भी प्रश्न जो होते हैं, सभी के प्रश्न जो 6 नंबर से लेकर के जो 11 नंबर तक आपके प्रश्न होते हैं, ये सभी आपके 1-1 नंबर के ही होते हैं। देखिए सम्मुख आपका दिया गया, क्योंकि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, इस वजह से यहाँ पर सम्मुख उनके जो अंक हैं वो सभी अंक सम्मुख उनके दिए गए हैं, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा जो है वो किस कवित्री को कहा गया है दोस्तों? तो आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा गया। किसको कहा गया? कवित्री महादेवी वर्मा को कहा गया है। महादेवी वर्मा की एक रचना का नाम लिखना है आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैला आंचल के रचनाकार का नाम देखिए। रचनाकार जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, रचनाएं जो हैं वो ज़्यादा पूछी जा रही हैं। इस वजह से वीडियो के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, स्पेशली वीडियो रचनाओं के ऊपर मिल जाएगा आपको, कि जैसे मान लीजिए मैथिली शरण गुप्त की कितनी रचनाएं हैं, वो सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आपको मिल जाएगी। राहुल सांकृत्यायन के कौन कौन सी रचनाएं हैं वे आपको मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचनाएं हैं वे आपको सारी रचनाएं एक जगह पे मिल जाएंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी हैं वे आपको मिल जाएंगे। वियोगी हरि, हरिवंश राय बच्चन, त्रिलोचन, ये सभी मतलब जितने भी कवि हैं उन सभी की जितनी भी रचनाएं हैं उसके ऊपर एक वीडियो स्पेशली मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, एग्जाम से पहले आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। आप देखिए हो सकता है वीडियो कल ही आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है वीडियो कल ही आ जाए, तो वीडियो को जरूर आप लोग वॉच करेंगे। और उस वीडियो को दोस्तों एग्जाम के एक दिन पहले, हिंदी का जब पेपर है ना उसके एक दिन पहले या उसके 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर उसका मैं फोटो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें, उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग वो चीज़ देख लेंगे ना, तो वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा ना तुरंत का देखा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि रचनाओं से रिलेटेड आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं मैला आंचल के रचनाकार। अनल तथा अनिल का अर्थ लिखिए। तो अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है क्या होता है सर? पानी होता है, ठीक है ना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सर भाई साहब रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के रचना के आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है दोस्तों वो आपका पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, और इससे पहले भी एक बार पूछा गया। कनिष्क तथा अर्वाचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो कनिष्क शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। और अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन प्राचीन ये हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत, और कनिष्क और ज्येष्ठ जो हो जाएंगे ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि दोस्तों दक्षा तथा हस्त कंदुकेन संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर दक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? कुशल हो जाएगा। और हस्त कंदुकेन का अर्थ जो हो जाएगा वो हथगोला या गेंद हो जाएगा। हथगोला मतलब दागने वाला मत सोचिएगा आप लोग, गेंद की बात यहाँ पर हो रही है। हथगोला कह लीजिए या गेंद कह लीजिए, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो सेशन शुरू होता है दोस्तों वो लघुत्री का पार्ट शुरू होता है। और ये जो होता है हमारा पार्ट, ये प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता है सर? 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है, यानी एक प्रश्न 2 अंक, एक प्रश्न 2 अंक। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार के बारे में आप छोटी सी लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, स्पष्ट करना है सिर्फ अनुस्वार क्या होते हैं। तो आपको पता है ना कि अनुस्वार के बाद आने वाला जो होता है, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन होता है। अनुस्वार बेसिकली क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला क्या होता है? एक व्यंजन होता है। इसका ध्वनि नाक से होता है। अनुस्वार का ध्वनि हमेशा किससे होता है सर? नाक से होता है। यानी हिंदी भाषा में बिंदु के रूप में, जैसे कि आपको पता है ना कि बिंदु के रूप में यहाँ पर ये बिंदु के रूप का प्रयोग करते हैं, विभिन्न स्थानों पर इनका उपयोग जो है किया जाता है। अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण नहीं है। जो अनुस्वार है वो अपने आप में क्या है सर? स्वतंत्र वर्ण नहीं है, और स्वरों के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। सिंपल सा हो गया ना। जैसे कि जैसे में आप क्या लिख सकते हो? जैसे में आप लिख सकते हो अंग लिख सकते हो, रंग लिख सकते हो, भंग लिख सकते हो, जंग लिख सकते हो, ढंग लिख सकते हो, अहम लिख सकते हो, और त्वम लिख सकते हो। ये सभी क्या है भाई? ये सभी अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं।
ये सभी अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में अर्थ विशेषता में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, और पूछा भी जाता है, ठीक है ना, पूछा भी जाता है। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार पूछा गया तो आप लोग उड़ा के आओगे। इस बार अगर पूछा गया तो उम्मीद करते भाई साहब आप लोग उड़ा के आओगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। शब्दांश किस में जुड़कर भाई साहब? तो इसमें आपको पता है ना, किस में जुड़कर? शब्द के आरंभ में जुड़कर। जल्दी से बताइए। बिल्कुल, ओके। तो सभी को पता है ना कि जो शब्दांश क्या करते हैं भाई साहब? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तो आपको पता है क्या कहते हैं सर? उपसर्ग कहते हैं उनको। क्या कहते हैं सर? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मुख है, मुख के आगे अगर अभि लगा दिया गया तो क्या हो गया सर? अभिमुख हो गया। हो गया नहीं हो गया? अभिमुख हो गया। उसी प्रकार से अगर हम हार के आगे प्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रहार हो जाता है। मतलब पूरा शब्द बदल गया कि नहीं बदल गया? उसका अर्थ पूरा बदल जा रहा है, नहीं बदल जा रहा है? बिल्कुल बदल जा रहा है। उसी तरह जैसे हम लोग हार, एक और हार हमारा दिया गया है, उसके आगे हम आ लगा दिए तो हार मतलब हार जाना, उसके आगे हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया सर? आहार बन गया। तो मतलब पूरा का पूरा परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा? उसी तरह एक और हार है, अगर उसके आगे हम सम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर संहार हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो पूरा अर्थ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। उसी तरह एक और मान लीजिए हार है। कितने हार हैं? बहुत सारे हार हैं। और उसकी आगे अगर हमने लगा दिया वी तो क्या बन गया दोस्तों? विहार बन गया, नहीं बन गया? ठीक है ना? तो मतलब पूरा अर्थ परिवर्तित हो रहा नहीं हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा जो है हम लोग उदाहरण इसके माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है ना? काफ़ी सारा उदाहरण इसके माध्यम से हम लोग जो है वो अपना लिख सकते हैं और आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर की अक्षर का अर्थ लिखिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षर का अर्थ लिखना है कि अक्षर होता क्या है। अक्षर का क्या लिखना है सर? अक्षर का अर्थ लिखना है कि अक्षर क्या है। तो आपको पता है अक्षर या वर्ण, अक्षर कह लीजिए या वर्ण कह लीजिए, बात एक ही होती है। यानी अक्षर शब्द का अर्थ है, अक्षर शब्द का अर्थ है कि जो ना घट सके ना नष्ट हो सके। ना तो ये घट सकता है ना ही नष्ट हो सकता है। यानी सामान्यतः लोक में क्या होता है? सामान्यतः लोग लिपि संकेतों के माध्यम से ऐसा व्यक्त करते हैं वर्णों को, और शब्द का प्रयोग भी करते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कि एक ही आघात या बल में बोली जाने वाली ध्वनि या ध्वनि समुदाय की इकाई को अक्षर कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो छोटी सी लाइन, ठीक है ना? आप ऐसे छोटी सी लाइन अगर आप ये लिख देते हो कि एक ही आघात या बल, या समझ लीजिए कि एक ही बल में बोली जाने वाली ध्वनि या ध्वनि की समुदाय की इकाई को अक्षर कहते हैं। एग्जामिनर इस आंसर से आपके सेटिस्फाई हो जाएगा और वो आपको 2 नंबर दे के जाएगा दोस्तों, 2 नंबर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अक्षर का सिर्फ अर्थ बताना है आपको, बस सिंपल सा है क्वेश्चन। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और बताया कि मौन वाचन के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। मौन वाचन के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य आप लिख सकते हो बेसिकली बहुत आसान तरीके से। मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया है कि एक तो इसमें ये हो जाता है, इसके 2 उद्देश्य, इसके 4 उद्देश्य बेसिकली होते हैं। 4 उद्देश्य होते हैं, उनके अंतर भी आप लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली 2 उद्देश्य पूछा गया है। तो 2 उद्देश्यों में से आपका एक तो ज्ञान आ जाता है, ठीक है ना? ज्ञान आ जाता है। एक आपका कौशल आ जाता है, ये इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना? एक तो कौशल आ जाता है, एक आपका रुचि भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, और एक आपका अभिवृत्ति भी आ जाता है, अभिवृत्ति भी आ जाता है। तो 2 उद्देश्य के बारे में बताया गया। तो 2 उद्देश्य यानी ज्ञान और कौशल के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे ज्ञान के बारे में ना लिखिएगा तो मान लीजिए आप बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में, हाँ चलो ज्ञान के बारे में एक लिख दीजिएगा, एक आप रुचि के बारे में, क्योंकि ज्ञान और रुचि थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और आंसर भी हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे अगर ज्ञान के बारे में लिखने को आता है तो विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना चाहिए। एक तो आप इसमें ये लिख सकते हो। दूसरा रुचि में आप ये भी लिख सकते हो कि विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना या रुचि उत्पन्न करना, और विद्यार्थियों की समीक्षा करने की रुचि उत्पन्न करना। ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। सबसे आसान होता है ये लिखना, ठीक है ना?
अगला हो जाएगा 16 नंबर की पूर्ण विराम चिन्ह को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। पूर्ण विराम चिन्ह जो है उसको आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। पूर्ण विराम कहिए, फुल स्टॉप कहिए, बात एक ही होती है। तो इसके अंतर्गत अगर लिखने को आता है तो यहाँ पर क्या लिखोगे फुल स्टॉप में कि वाक्य की समाप्ति के पश्चात तथा कविता के अंतिम चरण के अंतर्गत पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगर कविता का अंतिम चरण है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, पूर्ण विराम यहाँ पर कीजिए, पूर्ण विराम लग गया कि नहीं लग गया, ठीक है ना, फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया, कह लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि वाक्य की समाप्ति या फिर कविता की समाप्ति के अंतिम चरण के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि लालच बुरी बला है, जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण सहित बताना है तो जैसे मैंने लिख दिया कि लालच जो है वो क्या है भाई साहब, बुरी बला है। तो लालच क्या है, बुरी बला है। यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार की भूलें करते हैं। मतलब जैसे पूर्ण विराम उसने लालच बुरी बला लिख दिया तो उसने क्या किया, यहाँ पर अगर मान लीजिए फुल स्टॉप ये नहीं लगाया तो वाक्य हमारा पूरा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है। और पूर्ण विराम का गलत स्थान पर प्रयोग करना भी होता है। जैसे कि मैंने खाना खाया और फिर सो गया, तो ये मतलब जैसे कि मैंने खाना खाया और खाना खाया के बाद फुल स्टॉप लगा दिया और फिर सो गया, उसके बाद सो गया के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये गलत तरीका हो जाता है दोस्तों, गलत तरीका। क्योंकि दो बार नहीं, मैंने खाना खाया और फिर सो गया, फिर लास्ट में हमने वाक्य को अंत किया और वहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। या कोई कविता हुई तो कविता के अंत में भी हम लगा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा हो जाए यहाँ पर कि अंधे की लाठी होना का अर्थ बताते हुए अपने शब्दों में स्पष्ट करना या अपने शब्दों का प्रयोग करना है। तो अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा होना या बेबस का सहारा होना, अंधे की लाठी, क्योंकि उसका सिर्फ अंधे की लाठी का सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो लाठी ही सहारा होती है, ठीक है। या बेबस का सहारा होना। जैसे कि वाक्य का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर कि माता पिता के मृत्यु के बाद गौरव अपनी बहन के लिए अंधे की लाठी साबित हुआ। मतलब उसका सहारा हुआ, उस बेबस का सहारा हुआ, उसका एकमात्र सहारा उसका भाई हुआ, ठीक है ना। उस बहन का एकमात्र सहारा क्या हुआ, भाई हुआ। तो ये सब वाक्य प्रयोग अगर आप लिखते हो तो बेसिकली आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए उतना। मतलब देखिए सेकंड सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में जैसे कि आपको पता है यार मैथ का पेपर जो है ना आउट ऑफ सिलेबस पूरा का पूरा था। अब मतलब क्या बोला जाए, उस पेपर बनाने वालों को उसके 1% की तमीज़ नहीं थी कि भाई उसे ये नहीं पता था कि भाई सिलेबस होता है क्या, उसको ये नहीं पता था कि सिलेबस होता है, सिलेबस का मतलब क्या होता है। पता नहीं कैसे पढ़े लिखे गंवार टाइप में हो जाते हैं, पढ़े लिखने के बाद भी गंवार टाइप में हो जाते हैं। या फिर ऐसा कुछ था कि हाँ फेल करने के चक्कर में कि सेकंड सेमेस्टर वाले ज़्यादा फेल हो, मतलब तो पेपर जो था पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। और जिसने भी पेपर बनाया है उसको शायद सिलेबस का मतलब नहीं पता था कि हाँ सिलेबस का मतलब क्या होता है। उसको सिलेबस पता ही नहीं था कि भाई सिलेबस होता क्या, पाठ्यक्रम क्या होता है। जब उसको इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पता है कि पाठ्यक्रम क्या होता है तो वो आगे क्या कर सकता है। बस वही है कि हाँ क्या बताया जाए, पढ़े लिखे गधों का नाम सुना ना, पढ़े लिखे गधे जो होते हैं, सेम वैसे ही वो रहा होगा। पेपर बनाने लगा, खुल के मैं बोला, जिसने भी बनाया होगा बिल्कुल गधा टाइप का था, एकदम बेवकूफ़ था एकदम। अगले बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हिंदी शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है। पहली विशेषता आपका मूल्यांकन एक व्यापक पद है। दूसरा, मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। और बात करते 4th नंबर की, मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। 5वां नंबर, मूल्यांकन शिक्षा का नियंत्रण है। यानी कि मूल्यांकन एक व्यापक पद है, कहने का मतलब है कि जितना व्यापक मानव जीवन है, जितना व्यापक मानव जीवन है उतना ही व्यापक मूल्यांकन है। यानी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट की कि मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जहाँ से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है वहीं से मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो भी आरंभ हो जाती है। मतलब शिक्षा का उद्देश्य जहाँ से निर्धारित होता है वहीं से मूल्यांकन की प्रक्रिया भी यानी आरंभ हो जाती है तथा यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, मतलब हमेशा चलती रहती है बिना रुके। बात करते हैं यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट की, जो कि कहता है कि मूल्यांकन के उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। यानी कि मूल्यांकन की आत्मा एवं उसकी धुरी ही उसके उद्देश्य हैं और समस्त मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्यों की प्राप्ति उसके दिए गए अनुभव एवं साक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मूल्यांकन की संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ही मूल्यांकन शिक्षा का नियंत्रण। यानी मूल्यांकन क्या है भाई साहब, मापक है तथा शिक्षा का जो है तथा शिक्षा के प्रत्येक पद या
अवस्था पर एक नियंत्रण का कार्य या नियंत्रक का कार्य करता है। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2017 और 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। चूँकि आपको मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं। तो इनको आप लोग जरूर से ज़रूर आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखो। बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा होता है कि मेघदूत किस रचनाकार की कृति है। मेघदूत जो है वो किस रचनाकार की कृति है। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो आपको पता है माघ, भारवी, कालिदास या भाष। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, कौन सा शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण एक ही यहाँ पर प्रत्येक हो जाएगा। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा या प्रकांड। जल्दी से बताइए। ओके बिल्कुल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द की पहचान प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा या प्रकांड। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर का। देखिए भाई प्रणाम भी हमारा सही लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा भी सही है, प्रकांड भी सही है, लेकिन प्रभु नहीं सही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रभु में छोटे की मात्रा होती है, यहाँ पर प्रभु लिखा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रभु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशुद्ध शब्द हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद या, ठीक है ना, जल्दी से बताइए 5 नंबर का। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आशीर्वाद गलत है, ये भी हमारा गलत है, आशीर्वाद ये भी गलत है, आशीर्वाद जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पोर्शन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय से गंगा निकलती हैं, यह वाक्य किस कारक का है। तो यह वाक्य अपादान कारक का है। अपादान का मतलब ही होता है अलगाव, अलगाव होना, किसी चीज़ से अलगाव होना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिमालय से गंगा निकल रही है, मतलब दूर हो रही हैं, अलगाव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा सर, अपादान कारक हो जाएगा। इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द आपका फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर, मंजरी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संधि, सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का क्या हो जाएगा, संधि का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, विच्छेद, सुगम का दुर्लभ, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्र का परतंत्र। ये इनके क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नयन एवं नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का ने प्लस अयन हो जाएगा और नायक का नए प्लस अक हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा सर, नायक हो जाएगा। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाना है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाना है। तो सम उपसर्ग लगाकर, चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग लगाएंगे तो क्या, समकालीन, समदर्शी, समकोण और समकक्ष, ये सभी क्या हो जाएंगे, सम उपसर्ग लगाने के बाद ये हमारे 4 नए शब्द जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। शब्द किसे कहते हैं, लिखना, यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि राम और लड़की आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये बेसिकली एक नॉर्मल से शब्द हो जाएंगे, शब्द बेसिक शब्द हो जाएंगे। कहने का मतलब है राम और लड़की, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई उदाहरण देते हैं तो वहाँ पर राम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लड़की का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो मतलब शब्द किसे कहते हैं, एक बेसिकली एक शब्द होता है राम और लड़की। कहने का मतलब यहाँ पर कि एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं सर, शब्द कहते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों लघुत्तरी का सेशन जो हमारा शुरू होता है 12 नंबर की। संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी आपको लिखना है। सर संबंध कारक किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर उदाहरण भी लिखना है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है कि भाई संबंध कारक क्या होते हैं, है ना सर। संबंध कारक क्या होते हैं, तो संबंध कारक के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, संबंध कारक क्या होते हैं, या किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, संबंध कारक क्या होते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो संबंध कारक के बारे में अगर बात करते हैं, ये आपका षष्ठी विभक्ति होता है। क्या होता है सर, षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है संबंध कारक, यानी षष्ठी शेष से इसका सूत्र होता है। क्या होता है सर, षष्ठी शेष से इसका जो है वो सूत्र होता है। कहने का मतलब अन्य विभक्तियों में जिनका वर्णन नहीं किया गया हो, अर्थात जो शेष रह गया हो, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक होता है। बस आंसर हो गया हमारा, बस आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। आप लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी। वेरी गुड। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण होते हैं, ये इससे पहले भी आपको बताया गया है ना, ये इससे पहले भी आपको बताया गया, काफ़ी बार ये आपको बताया गया दोस्तों कि भाषा उच्चारण में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब उच्चारण में उनके क्या कारण होते हैं। तो उच्चारण संबंधी जो भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण संबंधी जो कारण होते हैं, कहने का मतलब अशुद्धियाँ जो होती हैं, ठीक है, जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों के क्या कारण होते हैं, या अशुद्धियों के क्या दोष होते हैं, या उनके दूर करने के उपाय क्या होते हैं, या इनके कारण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर कि देखिए उच्चारण में क्या होता है कि क्षेत्रीय बोली का प्रभाव के कारण छात्रों में उच्चारण प्रभावित होता है, ठीक है ना, ये भी प्रभावित होता है इस वजह से। दूसरी बात यहाँ पर आती है यहाँ पर कि इनके कौशल में सर्वप्रथम इनके मार्ग में बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि जैसे उच्चारण में अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करना चाहिए, उच्चारण में हलंत का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि इनमें जो उच्चारण का होता है, जो उच्चारण का दोष होता है, ये होता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि क्षेत्रीय बोली भी होती है, उसके बाद उच्चारण का समुचित अभ्यास ना करने पर भी उच्चारण में अशुद्धता होती है, और अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने से छात्रों के उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। उसके बाद ध्वनि यंत्रों का दोषपूर्ण होने के कारण छात्रों में अशुद्धता की हो जाती है। तो अगर 3-4 पॉइंट आप लिख देते हो तो बेसिकली सही हो जाएगा आपके लिए। कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है, कक्षा शिक्षण की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ होते हैं। तो कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के एक तो बेसिकली आपका लाभ हो जाता है यहाँ पर कि मौन वाचन के द्वारा एक दूसरे छात्र में वाचन में बाधा नहीं उपस्थित होती है, और सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। दूसरा यहाँ पर ये हो जाता है यहाँ पर कि मौन वाचन में समय की भी बचत होती है, और उसके बाद यहाँ पर श्रीमती जो गेरेस ने एक परीक्षण में यहाँ पता चला है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं। कितने शब्द बोलते हैं सर, 170 शब्द बोलते हैं, और वहीं पर अगर मौन वाचन में बोलेंगे तो वो 210 शब्द बोलेंगे। कितने बोलेंगे सर, 210 शब्द जो है वो बोलेंगे, ये होता है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थानों पर प्रकाश डालना है। शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वालों पर इस पर क्या डालना है सर, प्रकाश डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कि शैक्षिक भ्रमण जो होता है, शैक्षिक भ्रमण आपका एक तो राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में जा सकते हैं आप लोग, शिल्पकला संग्रहालय होता है आपका, यहाँ पर भ्रमण के लिए आप लोग जा सकते हैं, केंद्रों पे जा सकते हैं, संग्रहालयों पे, ऐतिहासिक, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हैं भ्रमण के लिए,
तो इस तरह से आप लोग अगर बेसिकली लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि उस समय अनुपलब्धता के कारण क्या होता था, कला तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनियों के दौरान ये दौरे जो थे, दौरों को आयोजित किया जाता था ताकि प्रतिभागी समकालीन तथा एवं स्वरूप के विकास को प्रत्यक्ष रूप से जान सकें। उसके बाद हमारा यहाँ पर होता है कि भाषा, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही यार, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि भाषा में, एक मिनट जी, भाषा में कविता पढ़ाते समय किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा शिक्षण में जो कविता है उसको पढ़ाते समय या उसको सिखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कविता शिक्षण के समय। तो आपको एक बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि कुछ शब्द देकर छात्रों से कविता बनाने को कहें। तीसरा आपका जो होता है यहाँ पर कि कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी करवाएं, जैसे कि उड़ती जाए हरी पतंग, उसके आगे डॉट डॉट डॉट, तो आप लोग ऐसे मतलब पूरा करवा सकते हैं उसको। उसके बाद पद शिक्षण में कम से कम 3 बार शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करवाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है कि अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़वानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कविता पढ़वाओगे तो वो बेसिकली जो उनके गलत उच्चारण निकलेगा तो वही मतलब बालक जो होंगे, जो सुनेंगे उनके कविता को, वो भी गलत उच्चारण ही करेंगे। और शिक्षण पहले स्वयं उचित भाव भागिता के साथ भावानुकूल सस्वर वाचन करना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं, इन तथ्यों पर हमको ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर कि कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए पत्र लिखना है। तो ये पत्र तो बेसिकली आप लिख ही सकते हो, ठीक है ना, मतलब उतना ज़्यादा ये मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पत्र तो आप लोग पहले से आपको तो पता है ना कि पत्र आपको कैसे लिखना है, ठीक है। यानी पर क्या पत्र लिखना है कि कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए, किसको खुशी प्रकट करते हुए सर, पिता को खुशी प्रकट करते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो पत्र को आपको कैसे लिखना है, जैसे कि अगर मैं बात बता दूँ, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पत्र के बारे में, एक मिनट, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जैसे कि आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी आपको यहाँ पर लिखना है, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ तक जाना है। ये 2-3 लाइनें आपको यहाँ पर लिखना है। 2-3 लाइनों में आप ये भी लिख सकते हो जैसे कि आपका कि यहाँ पर हम सभी लोग कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे पिताजी। नवंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी या फिर मार्च में हमारी वार्षिक परीक्षाएं थी, जिसमें कि मैंने सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्ति किए, हिंदी, कंप्यूटर वगैरह वगैरह जितनी भी आप सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्टों का नाम लिख दीजिए। तो इसमें मैंने विशेष योग्यता प्राप्त की है पिताजी, मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, जिससे मेरी प्रधानाचार्य तथा सभी अध्यापिकाओं ने मेरी बहुत प्रशंसा की। ऐसे आप मतलब ये सब जो लाइनें हैं ये आपको यहाँ पर लिखनी है, ऐसे मतलब बहुत प्रशंसा की, और मेरे साथ सभी जो सहपाठी थे वो प्रथम आने के लिए मुझे बधाई भी दी हैं। उसके बाद आप तथा परिवार के सभी सदस्य मेरी सफलता पर बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर बहुत प्रसन्न होंगे, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप मतलब प्रसन्न होंगे, बस इसके बाद बस 4-5 लाइनें आपको ऐसे लिख देना। उसके बाद अच्छा अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ, ये चीज़ जरूर लिखना होता है। अच्छा मैं आप पत्र समाप्त करता हूँ और माता जी को चरण स्पर्श कहिएगा। ये चीज़ें लिखने के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली शुभ शेष या शेष शुभ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, नाम और दिनांक। कभी भी आप यहाँ पर अगर पत्र लिखेंगे आप पेपर में तो यहाँ पर अपना नाम और नाम कभी नहीं लिखेंगे अपना, ठीक है ना, नाम वहाँ पर लिखने को नहीं आता है, साफ साफ कह देता है कि नाम आपको नहीं फिल करना है। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, उसके बाद नाम के आगे आप लोग काखा गाघा या ABCD आप लोग लिख दीजिएगा और दिनांक उसी डेट की डाल दीजिएगा जिस दिन आप लोग पेपर दे रहे हैं, बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से आप लोग जो है वो पत्र आप लिख सकते हो। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखना है। अर्थ लिखना है इसका, और क्या लिखना है सर, शीर्षक लिखना है। तो देखिए पत्र तो आपको पता ही, पत्र आप काफ़ी बार यार बहुत सी क्लासों में, मेरे स्कूल में तो बेसिकली अगर नहीं जाओगे तो बिना पत्र के अलाउ ही नहीं था। पहले मैं नर्सरी से और इंटर तक की बात करता हूँ, वहाँ पर जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर बेसिकली पत्र के अलाउ नहीं था। छोटा सा चीज़ आपको कुछ पूछना भी है सर से या कोई डिसीजन देना है तो बेसिकली पत्र के माध्यम से। तो मतलब इतना हम लोग कुशल हो चुके हैं पत्र लिखने के लिए, तो किसी भी प्रकार का अगर पत्र आता है तो पत्र तो लिख ही जाता है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि शिष्य तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्गद्वार उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे भी बढ़कर तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले तेरे दांतों की द्युति निहार। यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट करना है, शीर्षक का अर्थ जो है वो आपको स्पष्ट करना है। कहने का मतलब ये जो शीर्षक है, इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है, बाल लीला है।
क्योंकि शिशु की बात की, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल लीला हो जाएगा, यानी इसका शीर्षक बाल लीला होता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कवि कहता है कि एक माँ शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे भी बढ़कर। कहने का मतलब कब यहाँ पर यह कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को देखकर कहती है, क्या कहती है कि तुम्हारी अनुपम छवि, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, कि तुम्हारी छवि को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मिल जाता हमको स्वर्गद्वार, कि हमको क्या मिल जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गए हैं, या स्वर्ग का द्वार खुल गया है, स्वर्ग द्वार। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे भी बढ़कर, यानी उपवन सुंदर गुलाब का फूल खिलने से सुशोभित हो रहा है, पर माँ की गोद में उससे भी अधिक शिशु से सुशोभित हो रहा है। माँ की गोद जो है वो उससे भी अधिक सुशोभित हो रही है शिशु के साथ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले। कहने का मतलब है कि इन तारों में अपार झिलमिलाहट है, अपार झलमल, अपार झिलमिलाहट है, पर एक बच्चे के दांतों की चमक देखने पर इसकी झिलमिलाहट भी धुंधली हो जाती है, इसकी झिलमिलाहट जो है वो धुंधली हो जाती है। यानी तेरे दांतों की दुत निहार, इसकी मतलब तेरे दांतों की दुत निहार, यानी कि एक बच्चे के दांतों की चमक देखने पर इसकी झिलमिलाहट भी धुंधली हो जाती है। अर्थात एक माँ के लिए उसके बच्चे की सुंदरता सबसे प्यारी अधिक होती है। एक माँ के लिए उसके बच्चे की सुंदरता जो होती है वो सबसे अधिक प्यारी होती है। और ये जो शीर्षक लिया गया है दोस्तों, इसका शीर्षक एक है बाल लीला, इसका एक ही शीर्षक है बाल लीला। इसी तरह से मैंने एक और प्रीवियस पेपर में आपको शायद 2016 में या 2013 में था, इससे पहले के जो 2 प्रीवियस पेपर थे उसमें मैंने एक और बताया था आपको, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए नोबरे मोती मानो सोन। ये आपको पता है, इसके लेखक रहीम दास जी थे और इसका जो शीर्षक था वो नीति के दोहे था। ठीक है ना, नीति के दोहे था। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका अर्थ आप लोग देखिए, जितना भी मैंने इसका अर्थ बताया, आप लोग वीडियो को स्लो करके आप लोग या वीडियो को दोबारा देख के आप लोग इसका अर्थ ज़रूर लिख लीजिएगा। इसका अर्थ मोस्टली आपको मिलेगा, बहुत मुश्किल ही मिलेगा इसका, ठीक है ना, और बहुत मुश्किल से कोई बता पाता है इसका अर्थ, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो कि मैंने आपको क्या किया सर, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। एक बार मैं फिर से इसका शीर्षक मैं आपको बता दूँ, तेरी क्या है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्गद्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद से इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये सब लगते धुंधले, तेरी दांतों की दुत निहार। कहने का मतलब यहाँ पर कभी क्या कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को देखकर कहती है कि तुम्हारी अनुपम छवि को देखते तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे लिए क्या हो गया है, स्वर्ग का द्वार जो है वो खुल गया है। और उपवन सुंदर गुलाब से फूल खिलने की से सुशोभित हो रहा है, पर माँ की गोद उससे भी अधिक शिशु से सुशोभित हो रही है। उसकी गोद में जो शिशु होता है तो उससे भी ज़्यादा वो सुशोभित होती है उसकी गोद, उसकी माँ जो होती है वो और सुशोभित होती है। यानी कि इन तारों में अपार झलमल है, पर एक बच्चे के दांतों की चमक देखने के बाद इनकी भी झिलमिलाहट जो है वो धुंधली हो जाती है। किसकी झिलमिलाहट, तारों की झिलमिलाहट जो होती है वो धुंधली हो जाती है। अर्थात एक माँ के लिए उसके बच्चे की सुंदरता सबसे अधिक प्यारी होती है। ये था इसका दोस्तों अर्थ, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त मित्रों के साथ, और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।